मैं यहां जेल से छूटने के बाद जब आया तो इसी मंडावली के ग्राउंड में आया। यहां एक ग्राउंड है और ये जो परिवार जिसकी जोड़ी की बात कर रहे थे हमारे बहुजन सिंगर मेहरा जी, इसी परिवार ने यहां साए की तरह मुझे इस लड़ाई को लड़ने में छांव दी और मदद की। इस परिवार का मेरे ऊपर ऋण है, मैं उसको कभी जिंदगी भर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि छोटी छोटी लड़ाई लड़कर ही बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज ये लड़ाई काफी आगे बढ़ गई है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली चुनाव पे भी मुझे आपसे बात रखनी है। इसके बाद एक कार्यक्रम और है, उस कार्यक्रम में भी हमें पहुंचना है। उधर सामने बहुत सारे सज्जन पुरुष जो हैं, जो नौकरी से रिटायर हुए हैं, उनके आसपास के साथी भी मुझे अशोक जी और दिख रहे हैं। हम महापुरुषों को पूजते तो बहुत हैं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पे कम चलते हैं। अगर हम महापुरुषों को पूजने के साथ उनके दिखाए रास्ते पे चलना शुरू कर दें तो शायद हमें किसी परेशानी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था कर गए हैं कि जो आदमी गरीबी, बेबसी, लाचारी और बहुत बुरी हालात में पैदा हुआ है, वो भी आगे बढ़ के प्रदेश और देश में अपना अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन कर सकता है, क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की सेवा भी कर सकता है और लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। इसके उदाहरण के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं चंद्रशेखर आजाद आपके सामने हूं। हमने दिल्ली में बहुत सारे आंदोलन किए, लड़ाइयां लड़ी। जितनी हमारी उम्र भी नहीं है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आंदोलन देश के स्तर पे हम लोगों ने किए। और आंदोलन सिर्फ जनता की भलाई के लिए, अपने व्यक्तिगत किसी भले के लिए शायद कोई आंदोलन ना किया। ये संघर्ष का एक पहलू है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उदाहरण के तौर पे आप मुझे देख सकते हैं, तो उसका उदाहरण यह है कि 1 साल पहले हम लोग सड़कों पर थे। हर आंदोलन में शामिल होकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। और जब हम आंदोलन करने जाते थे तो कभी पुलिस हमें घर पर अरेस्ट कर देती थी, कभी किसी जगह पर अरेस्ट कर देती थी, कभी बैरिकेडिंग लगा देती थी। और 1 साल पहले हमने अपनी कोर कमेटी के साथियों के साथ संकल्प किया। ये संकल्प तो मैंने 6 दिसंबर 2020 को भी किया था, लेकिन तब पार्लियामेंट का चुनाव जा चुका था कि इस बार इस संसद के दरवाजे खुलेंगे तो इसमें एक कदम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का भी रखा जाएगा। और जब इस बार 24 में दरवाजे खुले तो जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था अपने साथियों से, उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 ही सीटों पर चुनाव लड़े थे। एक सीट पर हमने चुनाव में जीत हासिल की और दूसरी सीट पर हमें 80,000 से ज्यादा वोट मिले। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि कल तक जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, आज भारतीय संविधान में जो संवैधानिक शक्ति हमें दी है, उस शक्ति के आधार पर जो कल तक दूसरों के लिए न्याय मांगता था, आज उसकी कलम में इतनी काम कर सकता है, न्याय दे भी सकता है। ये छलांग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने शक्ति के रूप में हमें दी। कल तक हम लोगों से मांग करते थे कि इस क्षेत्र में काम करा दो। आज संवैधानिक शक्ति की वजह से एमपी बजट हमारे पास है कि हम अपने क्षेत्र में जिस गली सड़क को देखते हैं कि इस गली सड़क के बुरे हाल हैं, तो चंद मिनटों में अपने क्षेत्र के अधिकारियों को कह के अपने बजट से उस सड़क को बनाने का प्रस्ताव जो है पारित करते हैं। और 1-1.5 महीने के अंदर वो सड़क, जहां गारा, मिट्टी, कीचड़, गंदगी परेशानियां होती है, वो इस तरह की बनकर खड़ी हो जाती है कि उस सड़क पर चलते हुए आदमी जूते भी ना हो तो नंगे पैर चलते हुए अपने आप को
अच्छा महसूस करता है कि हमारी सड़क अच्छी है। ये अवसर अगर पैदा हुए हैं तो ये संवैधानिक शक्ति इसके आधार पर पैदा हुए हैं। जैसे पढ़ लिखकर हम लोग, अगर हमारे दादा परदादा गांव में खेती किसानी मजदूरी सफाई का काम या और भी कोई काम जिसको कर कर अपना जीवन गुजर बसर करते थे, लेकिन आज इस देश में संविधान की वजह से अवसर है कि एक किसान मजदूर गरीब परिवार का बेटा भी पढ़ लिखकर डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस वकील जज बन सकता है। आज अगर झोपड़ियों से निकल के ये महलों तक का सफर तय हुआ है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियां और भारतीय संविधान में जो अधिकार शक्ति हमें मिली है ये उसी की वजह से संभव हो पाया। लेकिन मैं ये सोचता हूं एक डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनने के लिए तो कई साल मेहनत करनी पड़ती है, 10-12 घंटे खर्च करने पड़ते हैं, ये तो मेहनत का काम। और लोकतंत्र जब नहीं था, राजतंत्र था, तो राजतंत्र में तो उससे भी कठिन था। उसमें युद्ध होते थे, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी, हजारों लोग जान जाती थी, धरती रक्त रंजित हो जाती थी, तब जाके राज बदलता था। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से पहले बैलेट का बटन दबा, बैलेट में मोहर लगाकर और अब ईवीएम का बटन दबाकर आप इस राजकाज को बदल सकते हैं। कितना आसान कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले युद्ध करने के लिए तलवार चलानी सीखनी पड़ती थी, भाला चलाना सीखना पड़ता था, बंदूक सीखनी पड़ती थी, बंदूक खरीदनी पड़ती थी, तलवार खरीदनी पड़ती थी, तोप खरीदनी पड़ती थी। अब तो कुछ भी नहीं खरीदना, अब तो बस अपनी उंगली को इतना तैयार करना है कि जिस बटन को दबाकर हमें शक्ति मिलती है उसी बटन को दबाना, बस दूसरा बटन नहीं दबाना। इतना छोटा सा काम। हमारे महान पुरुषों ने तो ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। हमारे लोगों ने इस बात को नहीं समझा, नहीं समझा। हमारे लोगों ने राजनीतिक शक्ति दूसरे लोगों के हाथ में दे दी और इंतजार करते रहे कि ये हमारी जिंदगी बदलेंगे। इसी का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का रास्ता खोलकर आपकी जिंदगी को आसान कर सकती है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा और जहां जहां समझा वहां हमारे दुख तकलीफें भी खत्म हुई और हमें ताकत भी मिली। लेकिन नौजवानों में तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने संघर्ष करके ये भावना पैदा कर दी है कि अब वो कोई और बटन नहीं दबाना चाहते, वो अपनी मुक्ति का, अपने लिए शक्ति का बटन, आजाद समाज पार्टी का बटन दबाना चाहते हैं। ये भावना नौजवानों में तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से पैदा हो गई। आज ये देखो, जो बड़ी बड़ी पार्टियां कभी जाती नहीं थी, जिनके पीछे खड़े होकर लोग राजनीति करते थे, हमने पिछले 7-8 साल से संघर्ष करके एक नया ट्रेंड बनाया है कि अगर आज कहीं कोई घटना होती है तो सारी पार्टी भागने का कोशिश करती है कि जाओ जाके दुख तकलीफें दूर करो। मैं कुछ घटनाएं रख देता हूं। हाथरस की घटना हुई, कोई जाने को राजी नहीं था। मैंने और हिमांशु जी ने मोर्चा लिया कि हम लोग हाथरस चलेंगे। हम लोग हाथरस के परिवार से विकट परिस्थितियों में मिलने गए। मोर्चा लगाया गया कि पुलिस को किस तरह से, पुलिस की आंखों से बच के जाना है, और मोर्चा सफल भी हुआ। जब यहां पकड़े गए टोल पर छजारसी के, तो पुलिस के पकड़ने से पहले सरकारी बस में चले गई। सरकारी बस को घेरने से पहले कपिल जी के जरिए मोटरसाइकिल के रास्ते अलीगढ़ चले गए, और अलीगढ़ में जब मुख्य द्वार पे पुलिस खड़ी थी तो दीवारें को टाप के पिछले दरवाजे से अस्पताल चले गए। और फिर जब यहां हमारी बच्ची जो है, हमारी डिमांड पे हमने कहा एम्स ले आओ, एम्स की बजाय सफदरजंग लाई गई, तो सफदरजंग में जब उसके साथ अन्याय हुआ, उसकी जान चली गई और हम लोगों ने मोर्चा लिया, तो हमसे वादा करके पुलिस ने वादा खिलाफी की और हम लोगों को गिरफ्तार कर दिया और उस बच्ची का शव जो है जाके जला दिया। आप देखो, उससे पहले कोई जाता था कि हमारी बस्तियों में? अगर जाता था तो चुनाव के समय जाता था, क्योंकि चुनाव के समय हमारी उंगली में वो शक्ति होती है कि जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसे चाहे जमीन पर पटक दे, किसी का भी अहंकार तोड़ दे और किसी भी गरीब को कुर्सी पर बिठा के उसकी कलम में ताकत दे दे। ये शक्ति हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से हमें वोट के रूप में मिली है। तो जाते तो थे लोग, लेकिन तब जाते थे जब हमारी जरूरत उनको होती थी, जब उनकी जरूरत हमें होती थी,
तो हमसे मुंह फेर लेते थे। ये ट्रेंड अगर आज बदला है, चाहे संभल का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, और चाहे यहीं मैं नागल की गवाही देता हूं कि जब नागल में 9 साल के हमारी बच्ची पर जुल्म हुआ तो किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। सबसे पहले हमारी टीम ने मोर्चा लिया, और जब हमारी टीम ने मोर्चा ले लिया तो यहां के मुख्यमंत्री की भी नींद खुली। उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा, और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा था वहां जाके कि अब चंद्रशेखर आजाद आ गया है, अब आप देखना कि हर नेता को लगेगा कि वहां जाना चाहिए। जो मीडिया भी उस घटना का नजरअंदाज कर रही थी, आपकी शक्ति के सामने मीडिया ने भी कहा कि अन्याय हुआ और उनको जेल जाना पड़ा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने यहां सर्द रातें बिताई हैं, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो या जामिया के बच्चों पर जब लाठियां पड़ी उनका आंदोलन हो, जिसके सामने हेडक्वार्टर का घेराव करके। और एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती है कि जब हम रात को हेडक्वार्टर पे गए थे तो कुछ घंटों के बाद हमने जब वहां से चलने की कोशिश की तो एक भाई ने और एक बिटिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि भैया आप मत जाना, सब चले जाएं, आप मत जाना। तो सिकंदर साहब, मैंने कहा कि क्यों नहीं जाना? तो बोले आप चले जाओगे तो पुलिस हमें बहुत मारेगी, हम बेटियां हैं, आप हमारा अपमान होगा, आप मत जाओ। और मैंने हिमांशु जी से कहा कि भाई अब क्या करें? तो बोले करना क्या है कि अब यहां रहना है, इनकी रक्षा करनी है, यही तो काम हम लोग करते हैं। तो फिर हमने गाड़ी मंगाई और गाड़ी के ऊपर हम लोग बैठ के, ठंड का मौसम था, 0 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था, तो रात को 3 साढ़े 3 बजे तक उस पर बैठे रहे। 3 साढ़े 3 बजे तक जो है आंदोलन करते रहे, और जब तक वो बच्चे नहीं छूटे और पुलिस ने जामिया को नहीं छोड़ा तब तक लड़ते रहे। और जब सब बच्चों को छोड़ दिया जो पकड़े थे, तब उसके बाद आपने वहां से निकलने का काम किया। इसी दिल्ली में गुरु घर का आंदोलन हुआ, इसी दिल्ली में लाखों लोग आए, 96 लोग अरेस्ट हुए, पुलिस ने लाठियां बजाई और 66 दिन तक जेल काटनी पड़ी। और पहली बार ऐसा हुआ 2 अप्रैल 2018 के बाद कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और गुरु घर की उस जमीन को खाली करनी पड़ी, जिस जमीन को उन्होंने कह दिया था कि जमीन आपको नहीं मिलेगी। उस जमीन का भी आंदोलन लड़ा। वो हमारी गुरु घर की जमीन है, हमारे लिए वो शक्ति स्थल से कम नहीं है। हमने यहां जमा मस्जिद का आंदोलन भी लड़ा। सब लोग कहने लगे कि साहब छोड़ दो, पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो मैंने कहा गिरफ्तार करेगी तो कहां ले जाएगी? जेल ही तो ले जाएगी, इसके अलावा कहां ले जाएगी? तो जेल गए, अब जेल गए, लाठियां भी खानी पड़ी। अब पुलिस सरकार की होती है। अभी केंद्र में हम लोग नहीं है, यहाँ की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। जिस दिन हम लोग केंद्र में होंगे तो वो बेचारे हमारे हिसाब से काम करेंगे। तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जेलें काटनी पड़ी निर्दोष होते हुए। पुलिस से कोर्ट ने पूछा कि बताओ चंद्रशेखर का अपराध क्या है? वो तो वकील आदमी है। तो उन्होंने कहा साहब इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। कि भड़काऊ भाषण क्या था दिखाओ। अब क्या कहा था? कुछ नहीं। मैंने वहां कहा कि प्रस्तावना संविधान की पढ़ रहे हैं कि ये संवैधानिक देश है और इसमें सभी के बराबर के अधिकार हैं, संविधान की प्रस्तावना ये कहती है। तो उन्होंने कहा साहब भड़काऊ भाषण कहा, सुनाओ। तो सुनाने कुछ था नहीं। कहा साहब रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बोले ये दिल्ली की पुलिस है, देश की राजधानी की इतनी हाईटेक पुलिस, ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो कौन रिकॉर्ड कर पाएगा? तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तक हम पे शक्ति नहीं होगी तब तक हमें दूसरे की तरफ आंख उठा के देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा और हाथ फैलाना पड़ेगा, और वही मिलेगा जो मिलता है। और मिलने वाले की बात जान लो कि जब आप किसी की तरफ हाथ फैलाते हो तो वो नहीं देता जो आपको चाहिए, वो देता है जो उसकी जेब में होता है और जिसको वो आपको देना चाहता है। और मेरे शब्दों में तो सुनो, वो झूठन देता है आपको। आपकी इच्छा होती है 1 रुपए की तो वो 5 पैसे देता है, 10 पैसे देता है। आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं रखता। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमें वोट का अधिकार देके गए हैं और इस वोट की शक्ति के आधार पे राजा महाराजा बड़े नेता जिन्होंने हमारी बस्तियां नहीं देखी, जिन्होंने हमारी परेशानियां नहीं देखी, हमारे घर नहीं देखे, हमारी तकलीफें नहीं देखी, हमारा भूखा पेट नहीं देखा, हमें गटर में उतरते नहीं देखा, हमें मार खाते नहीं देखा, हमें गटर में मरते नहीं देखा, 7,000, 12,000, 11,000 पे अपने बच्चों को पालते नहीं देखा, जिन्होंने हमें हमारी रोटियों को देखा, जिन्हें आज भी हमसे गैर बराबरी का एहसास होता है, वो भी हमारे बीच में आते हैं, हमारी माओ के पैर छूते हैं, हमारी बहनों का हाथ पकड़ के कहते हैं कि आप मेरी बहन हो, हमारे घरों में आते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाना खाते हैं, हमारे गिलास में पानी पीते हैं। कभी कभी गिलास अपना ले आते हैं लेकिन पानी पीते हैं।
बर्तन अपने लिए आते हैं, खाना अपना लिए आते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाते हैं। ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। लेकिन जब आप पे जुल्म होता है, जब आपके अधिकार छीनते हैं, जब आप कहते हो कि ठेका नहीं होना चाहिए, संविदा नहीं होनी चाहिए, पक्की नौकरी होनी चाहिए जो संविधान कहता है, समान काम समान वेतन होना चाहिए, तो तब वो सब लोग घर भाग जाते हैं। मैं घटना और बताता हूं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हर कोरोना वॉरियर को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। क्यों भाई, यही थी ना घोषणा। एक हमारा सफाई कर्मचारी भाई जिसका जीवन खत्म हो गया, उसके परिवार के पास हम गए, हमने कहा भाई मोर्चा निकलेगा। अब मोर्चे से बड़ी डरती है सरकार, मोर्चा निकलेगा। घोषणा हुई तो सरकार के लोगों ने बुला लिया। हमने उसको वादा किया कि एक नौकरी दिलाएंगे और 1 करोड़ रुपया दिलाएंगे जो आपका अधिकार बैठता है। सरकार ने उनको नौकरी दे दी चुपचाप और 10 लाख रुपए दे दिए और उससे कहा कि चुप हो जाओ, घर में जाके बैठ जाओ। हमने इनसे कहा कि मोर्चा निकालेंगे चलो, तो बोले वो तो लड़ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा बताओ कि अपना 90 लाख रुपए खो दिया उसने। बोले ये मिल गया, ये भी बहुत है, आपके जाने से ये मिल गया। यहीं दिल्ली में नए साल पे एक बेटी को घसीटा गया था, आपको याद होगा, 10-11 किलोमीटर बवाना में। उसके परिवार के साथ जाके उसके ऊपर हुए जुल्म की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया। तो हमने कोशिश की आपकी आवाज बनने की। अब आप कोशिश करो हमें ताकत देने की। अगर आपने ये कोशिश कर ली, भाई सेंसर वहां खड़े हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपने ये कोशिश कर ली और अगर आपने एक मौका बड़े पैमाने पे नहीं छोटे पैमाने पे भी आजाद समाज पार्टी को दे दिया, भीम आर्मी को दे दिया, तो आप याद रखना, जब मैं अपने यहां चुनाव लड़ रहा था मुझसे कहते थे क्या करेगा अकेला चंद्रशेखर, तो मैंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर भी अकेले थे, मान्यवर काशीराम साहब भी अकेले थे और चंद्रशेखर भी अकेला। एक मौका मिलने दे तो बताऊंगा पार्लियामेंट में, अगर इस नीले पटके वाले ने अपनी अलग पहचान ना बनाई तब आप कहना। और आज आप देखो कि पार्लियामेंट जब चलती है, मैं आसिया गया, इटली गया, मैंने एक संकल्प किया था पूरा करने का। हमारे धर्मगुरु हैं संत रामानंद जी महाराज जो शहीद हो गए थे, उनकी उस धरती पे जाके नमन करने का मैंने संकल्प लिया था। मैं वहां गया, वहां की बहनों माओं से मिला, सोच रहा था क्या जानती होंगी मुझे, तो बोलती है कि भाई हम अपने फोन में सनसेट टीवी देखते रहते हैं कि कब हमारा भाई पार्लियामेंट में हमारे लिए बोले। आप ये बताओ, आप भी सुनते होंगे और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट टीवी को इसीलिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है कि हमारा भाई वहां बोलता है हम उसको सुनते हैं। आप ये देखो, भोजन माता, आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी, ठेके पे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, दिल्ली सिविल डिफेंस वाले, कोई ऐसा पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस हो चाहे देश की पुलिस हो, उनके मॉडर्नाइजेशन की बात, होमगार्ड की, ग्राम के चौकीदार की, सब लोगों की बात, नौजवानों की बात, रोजगार की बात, महंगाई पे मार की बात जो जनता पे पड़ रही है, सारी आवाज हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और आज ये हालत है कि कल तक कोई जो जय भीम नहीं बोलता था, अब मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो ऐसा लगता है सारे जय भीम वाले हो गए, इधर वाले भी और इधर वाले भी। एक दिन तो मैं गया, अभी एक विवाद हुआ तो मैं गया तो वहां के कर्मचारी आए मेरे पास, मैं अंदर बैठा कुछ लिख रहा था, बोले आज तो आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद आए हैं। तो मैंने कहा कि यार अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, सांसद कहां से बन गए बहुत सारे? तो बोले बहुत सारे लोग नीला पटका पहन के घूम रहे हैं। तो मैंने कहा नीला पटका पहन के तो बहुत लोग आएंगे, जय भीम का नारा भी बहुत लोग लगाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी और आपकी तरफ आंख उठेगी और आपके अधिकारों पर हमला होगा तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगा। वही असली नीले वाला है, वही असली नीले को आगे बढ़ाने वाला है। तो मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, अब तक आपने सबको मौका दिया, सबका हाथ पकड़ा, सबको आगे बढ़ाया, सबकी आवाज आप बने, सब पे भरोसा किया। एक मौका आपको हमारे इन काम करने वाले साथियों को भी देना चाहिए। और अगर आपने एक मौका इनको दे दिया, मैं आपको लिख के देता हूं कि ना फिर आपको किसी और झंडे की जरूरत पड़ेगी, ना डंडे की जरूरत पड़ेगी, ना नेता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेता मां के पेट से जन्म नहीं लेते, नेता संघर्ष से पैदा होते हैं। और भीम आर्मी ने संघर्ष करके नेता तैयार किए हैं, जिनको कल तक नकारा जाता था, आज उनको बड़े बड़े नेता फोन करके कहते हैं कि हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, अच्छी बात यह है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग जो नगीना छोड़ के आ गए, वो भी मुझे रास्ते में मिले, वो भी यहां रहते हैं। अब उन पे तो मुझे भरोसा है कि वो मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते।
मैं यहां से नगीना के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि सड़कों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसका उदाहरण यह है कि 1 तारीख को हम भीमा कोरेगांव गए, 2 तारीख को परभनी में जो हिंसा हुई उन हिंसा के परिवारों से मिले, 3 तारीख को बागपत में जो जुल्म हुआ, जिस बच्चे ने पार्लियामेंट के सामने आके सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा था, वहां की भाजपा सरकार कहती है हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों पे जुल्म होता है तो विकास भी गायब हो जाता है और सबका साथ भी खत्म हो जाता है। उनको न्याय नहीं मिलता। 3-3 साल पार्लियामेंट के सामने आके उस बच्चे ने आपको आग लगा ली और 70% जल गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। आखिरी लाइन उसकी ये थी कि मेरा भाई मुझको न्याय दिलाएगा। तकलीफ होती है, दर्द होता है कि उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मैं परभनी गया, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी की पीट पीट के पुलिस ने हत्या कर दी और उसके गम में हमारे एक नेता वोकाड़े साहब उस दुनिया में नहीं रहे, महिलाओं को पीटा, नौजवानों को पीटा, बहनों को पीटा, घर में घुस के बच्चियों को पीटा सरकार के इशारे पे। तो हमने कहा 17 से मोर्चा निकलेगा। आप शक्ति देखो किसे कहते हैं। मैंने कहा 17 से पैदल मोर्चा निकलेगा परभनी से और मुंबई मंत्रालय तक। तो कल चीफ मिनिस्टर के यहां से फोन पहुंच गया कि 6 तारीख को, मैं झूठ नहीं बोलता, आप पता करा लेना, 6 तारीख को दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है कि मुख्यमंत्री जिनसे मिलना चाहते। इतनी शक्ति का निर्माण आज आपने पूरे भारत में कर लिया है कि आपकी एक आवाज पे सरकारों को सोचना पड़ता है। आप ये सोचो, ये तो तब है जब अभी संवैधानिक शक्ति उस पैमाने पे नहीं है। आप ये सोचो जिस दिन संवैधानिक शक्ति होगी। और उत्तर प्रदेश में तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस तरह की मेहनत उत्तर प्रदेश के साथी कर रहे हैं, 27 के चुनाव में हम वहां की सत्ता आपके चरणों में लाकर रख देंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद भी हमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देख लो, मदद करोगे नहीं करोगे? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, दोनों हाथ से बात नहीं बढ़ी, अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? अच्छा, 1 मिनट बैठ जाओ। आखिरी बात बता देता हूं, ये मेरे कान में इन्होंने कुछ कहा। आप देखो, मीडिया के साथी भी यहां खड़े, रिकॉर्ड कर लेना। जितनी योजनाएं सारी सरकारें चला रही हैं, दोबारा कह रहा हूं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये और भी कुछ टैक्सीज, उनकी सारी योजनाएं, और उन योजनाओं पे भी प्लस करके, मैं किसी की योजना ना गिनाता, मैं संवैधानिक शक्ति को समझता हूं। ये जो बजट है ना, जो आपके ऊपर लग रहा है, ये बजट आप ही की जेब से गया टैक्स के रूप में। आपका पैसा आपके ऊपर लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। अब तो चुनाव आएगा तो बहुत लोगों की पोल खोलने का काम करेंगे। एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार वाले क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों की बात बताएंगे आपको। लेकिन आप ये सोचो, जितना ये आपको आज कह रहे हैं कि हम देंगे और दे रहे हैं, मैं इससे 4 गुने की गारंटी देता हूं, क्योंकि हमें कोई पैसा घर नहीं लगाना, अपने घर में नहीं लगाना है। आपके लिए आपका पैसा आप ही के ऊपर लगाना है। तो जो ये दे रहे हैं, इसके 4 गुने की गारंटी मैं आपको देता हूं। मैंने मांग की प्राइम मिनिस्टर से कि उस शिक्षा में स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पढ़ लिया। उनकी रिसर्च टीम ने अगले दिन उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ी घोषणा बाबा साहब अम्बेडकर पे करना चाहता हूं, कल इस समय करूंगा। हमारे साथियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को घोषणा, हमने कहा हमारा चार्ट उठा लो, 12 घोषणा में से एक घोषणा उसमें से ही होगी। तो कहा बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा को बड़ा महत्व देते थे, तो उस शिक्षा में हम लोग स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। मगर अब देखो कितने तेज है, गौर से सुनो, वो अपना एडमिशन करवा ले तो उनको बाकी सारी मदद हम लोग करेंगे। भाई ये बताओ, 12वीं तक की स्कॉलरशिप देके डॉक्टर बना दोगे क्या? इंजीनियर बना दोगे क्या? वकील बना दोगे क्या? जज बना दोगे क्या? क्या बना दोगे? बेवकूफ तो बना सकते, क्योंकि हाई स्कूल इंटर तो हमारा मरा गिरा आदमी भी रूखी सूखी खाके अपने बच्चों को करा ही देता। अगर करना है इस देश में, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे आपको बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, रोटी अनाज दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, क्योंकि एजुकेशन सवाल को जन्म देती है। और जिस दिन आपके बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल गया और मुफ्त शिक्षा मिल गई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल गई, आप याद रखना, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इसका उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है कि ये ना चाहते हुए भी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में भी गए
और कानून मंत्री भी बने। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि समान शिक्षा पॉलिसी लागू कर दो। मैं सत्ता पक्ष को भी कह रहा हूं, विपक्ष को भी, अगर आप इतने अच्छे हो तो करो समान पॉलिसी लागू। अगर बाबा साहब समान शिक्षा पॉलिसी लागू, अगर बाबा साहब अंबेडकर को नेता मानते हो, बाबा साहब अंबेडकर की बात को मानते हो, समान हेल्थ पॉलिसी लागू करो कि गरीबों का इलाज भी, क्या तो सारे प्राइवेट स्कूल अस्पताल गरीबों के लिए भी खुले मुफ्त में, या सबका इलाज सरकारी अस्पताल में हो, और इलाज बेहतर से बेहतर होना चाहिए कि पैसे की कमी कारण किसी की जान ना जाए। होना यह चाहिए कि गरीब के बच्चे को एजुकेशन वो कभी तक ले, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, और वो इतने कम दामों में मिलनी चाहिए किसी की जेब ना कटे। हमने तो देखा अपने आप से कि बड़े स्कूलों में, प्राइवेट में हमारे लोग हिम्मत करके भेजते हैं। मेरी माएं पेट पे कपड़ा बांध लेती हैं, एक टाइम का भोजन काट के अपने बच्चों को पढ़ाती, क्योंकि बाबा साहब कह के गए थे। लेकिन सच ये है कि ये सारे काम आपके आसान हो सकते हैं अगर आप अपनी राजनीतिक ताकत बना लो। मैं ये महसूस करता हूं, आप सब कुछ सीखे बाबा साहब से, बस ये अपनी उंगली का सही प्रयोग करना नहीं सीख पर, जो सबसे आसान काम है। इस उंगली का सही प्रयोग करना सीख लो, आपके बच्चों के और आपके तरक्की के रास्ते खुलने में बहुत देर नहीं